चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। और लास्ट क्लास में हमने कॉमन पोटेंशियल के ऊपर पढ़ाई की थी। और कॉमन पोटेंशियल में देखा था कैसे दो अगर अलग अलग चार्ज आइसोलेटेड स्फीयर उनको अगर कनेक्ट कर देंगे तो उनमें जो कॉमन पोटेंशियल आएगा उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर उनका कैपेसिटेंस C1 C2 हो और उनके पास इंडिविजुअल इनिशियल चार्जेस Q1 एंड Q2 हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने पूरा एक केस स्टडी कर लिया था और अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस मार्क कर दिए थे। हमें ये भी पता है कैसे निकालना है कि हाउ टू कैलकुलेट कि जो बाद का चार्ज होगा इंडिविजुअल स्फीयर में वो भी कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं और दोनों का पोटेंशियल कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। बस हमें कुछ इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड उनका कैपेसिटेंस और उनका इनिशियल वोल्टेज। अगर वो हमें पता है तो हम आसानी से कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमन पोटेंशियल हम उनका चार्ज भी निकाल सकते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला होता है C = Q/V, उसी कांसेप्ट का यूज करके हम कॉमन पोटेंशियल को उसके इनिशियल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया चार्ज भी मिल जाएगा। तो ये एक हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया था अच्छे से। अब उसी केस को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि जो ये एक्चुअली ये हमने निकाल दिया है, ठीक है, सॉरी ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आफ्टर कनेक्शन के बाद जो उनका चार्जेस है वही तो निकाला था, तो ये हेडिंग ऑलरेडी कवर हो गई है। हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना कि भैया जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो क्या उस समय कुछ एनर्जी हमारी लूज हुई या नहीं हुई। ठीक है, एक तो हम वो पढ़ेंगे और एक चीज रह गई थी कि जो नया चार्ज आया क्या उनका रेशियो भी निकाला जा सकता है और वो भी हम निकाल के देखना है। बाकी चीज तो कैलकुलेट कर ली थी हम लोग। तो ये करके देखिए जरा, मुझे बताइए कि आपको अच्छे से पता है Q1 डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखी हुई है, और Q2 डैश की वैल्यू क्या है वो भी लिखी हुई है। मैंने आपसे पूछा है कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ डिवीजन करना है, वो आप कर सकते हैं। करके मुझे जरा रेशियो की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कहेंगे सर C1 × V Q1 डैश को रिप्रेजेंट करता है, ये लिखा हुआ है आपने, और Q2 डैश से निकल जाएगा C2 × V, V कट जाएगा और C1/C2 बन जाएगा। कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा तो उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके आप ये पाएंगे ये लग जाएगा R1/R2, क्योंकि R1/R2 क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये याद रखना, ये स्फेरिकल कंडक्टर के केस में है। इन केस ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये पॉइंट रुक जाएगा, C1/C2 तक ये चीज रुक जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबका हो गया। तो सबको पता है कि यार किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, वही होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, बताओ, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज किसी भी धातु के अंदर से फ्लो होने की कोशिश करता है, किसी मेटल के अंदर से फ्लो होने की कोशिश करता है कंडक्टर, तो क्या होता है, वो उसको अपोज करता है ना। उस अपोजिशन के कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है, जो कि 10th क्लास में उन्होंने पढ़ा था। वो आपका तार गर्म हो जाता है ना, वायर गर्म होता है कि नहीं, उसमें करंट फ्लो करता है। उसका कॉज क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो हीट होती है वो कहीं ना कहीं एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है। इसका मतलब वो जो हीट एनर्जी है वो लॉस एनर्जी है हमारी, जो हम लूज कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इसका मतलब हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होती है। वो कितनी हुई हमारे केस में वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, व्हेन चार्ज फ्लोज, charge flows through the conducting wire, through the conducting wire, through the conducting wire, certain energy is lost. Certain energy is, and electrical energy is converted into heat energy. Electrical energy is converted into heat energy. ठीक है, so there will be a change in, so there is change in
एनर्जी ऑफ सिस्टम, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस कैपिटल यू। और एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 C1 V स्क्वायर है ना, प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2, यही तो होगा ना। तो इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, हम ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। लिखिए, इट विल बी अ नेगेटिव 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, नेगेटिव साइन बता रहा है कि एनर्जी आपकी घट गई, समझ में आया। फाइनल की वैल्यू जब कम होगी तभी तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं नेगेटिव साइन shows the decrease in ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये तुम लोग कर सकते हो कि नहीं, ये पूछ रहे हैं जरा, हम बेसिक सा एक सवाल है। अगर अभी जो हम लोग ने स्टार्टिंग में करा था, कल पढ़ाया है मैंने ये, तो आप लोगों को आना भी चाहिए। अगर मैंने क्या किया कि A1 वाले एरिया में एयर भर दी, मतलब वहां कुछ भी फिल नहीं किया, और सिर्फ इतनी एरिया में मैंने कुछ फिल कर दिया, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर जो कैपेसिटी हम लेके चल रहे थे वो एयर वाला लेके चलेंगे। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ε0 A1 अपॉन D। ये कर लोगे या करवाएं, कर सकते हैं ना, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं जो दूसरा एरिया डिवीजन था, वर्टिकल डिवीजन कर रहे थे, इसमें आधे में एयर छोड़ दें और आधे में डायरेक्ट्रिक, तो उसमें वही प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से C1 के लिए बन जाएगी ε0 A अपॉन D, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो ये सब केसेस बहुत बेसिक है, मतलब मैंने सोचा अगर आपको ना आए तो मैं लिखवा, ठीक है। चलिए तब सीधे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, क्या लिखा हुआ है, एन इनफाइनाइट नंबर, मतलब कि अनंत नंबर ऑफ कैपेसिटर हमने लगा दिए, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है C4 C60। अरे यार ये कुछ मल्टीपल में चल रहा है ना, और जब होता है ऐसा तो क्या कहते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा तुमने, एपीजीपी नहीं पढ़ा, चलो कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, नहीं ऐसी नंबर की आपके सीक्वेंस, ध्यान सुनना, सीक्वेंस मतलब इस तरीके से कुछ ढेर सारे नंबर रखे हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट है उस तरीके से हो कि जो नेक्स्ट नंबर हो पहले वाले नंबर में कोई एक कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करके नया नंबर आप प्रोड्यूस करें। अब ये जो नंबर आया इसके बाद का नंबर क्या होगा, फिर से हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब कंपेयर करो, पहला नंबर क्या है C, ठीक, दूसरा क्या है C इंटू 4, ठीक, और तीसरा नंबर क्या है C इंटू, मैंने कहा था ना सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 16C। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है जो प्रॉपर्टीज हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होगी वही प्रॉपर्टीज हमारी इस कैपेसिटेंस की वैल्यूज की होगी, वैल्यूज तक सीमित है, ज्यादा उसमें अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते। कह रहे हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज,
then what will be their resultant capacitance। तो कोई बात नहीं, तो आपको पहले वाला याद है फॉर्मूला 1/C1 प्लस, यही तो करेंगे, चल जाएगा 1/C प्लस 1/4C प्लस 1/16C एंड सो ऑन, 64C एंड सो ऑन। आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई कर, अगर हम देखें तो C सब में है तो कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/C बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो ये कहां से जाएगा, इन्फिनिटी। अब ध्यान सीखिएगा, अब कॉमन रेशियो जो पहले था क्या वो सेम रहेगा, नहीं। देखो ना ध्यान से, पहला नंबर 1 है, दूसरा 1/4, यानी कि इस ये जो नया जीपी बन रहा है, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/4। समझ में आया कि नहीं, यही गलती होती है, जानबूझ करके फंसाने के लिए ऐसे लिखा रहता है कि बच्चे क्या करें, आपका आर की वैल्यू 4 रट के जाए और इसमें गलत करें। समझ में आया कि नहीं आया, जब आप वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद आपको देखना है कि अब कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास कुछ रिलेशन है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट नहीं होंगे जब तक हमारा फाइनल इक्वेशन बनके तैयार नहीं हो जाता। ठीक, तो कॉमन रेशियो क्या है 1/4, और जीपी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज का एडिशन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला, S infinity is equal to A upon 1 minus R। अगर R की वैल्यू if R is less than 1 that is 1/4, ऐसे ही बोलते रहो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे पेपर। जो चल रहा है तुम लोग का स्टाइल बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है। R is तो वही कह रहे हैं, एग्जाम के अक्सर पढ़ा होता काश की पेपर में हो जाता हमारा, यही होगा फिर और कुछ नहीं होगा। ये मैंने पढ़ाया था इन लोगों को, इसलिए ये मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स में, कि अगर R जो कॉमन रेशियो अभी सिखाया ना, कॉमन रेशियो क्या होता है, जो कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सीरीज और सीक्वेंस की बात भी सुनी लो यार, पत्नी याद है कि नहीं तुम लोग को, ये सीरीज है, जिस समय लिखा हुआ है सीरीज है, जो ये लिखा हुआ है सीक्वेंस है। जब एडिशन करते हैं तब सीरीज बनती है, जब हम अरेंजमेंट रखते हैं तब सीक्वेंस बनती, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता। अब जब फॉर्मूले लगते हैं तो वो सीरीज पे फॉर्मूले लगते हैं, कहां लगते हैं, सीरीज पे, वो सीक्वेंस पे फॉर्मूले, सीक्वेंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए होते हैं। ये सम करने के लिए हमेशा आपके जो फॉर्मूले होंगे सीरीज वाले वो लगते हैं, ठीक है। तो जब जी पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इनके बीच का जो पैटर्न है वो कौन सा है, तो वो सीक्वेंस से मिला मुझे, ठीक है। जब मैंने देखा कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट में क्या कॉमन है, तो मैंने पाया कि 1/4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इससे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे दिमाग में जीपी के जो फॉर्मूले होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। फिर सीरीज के फॉर्मूले मैंने ढूंढे, तो जब भी मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जीपी में ऐड करने होते तो एक ही फॉर्मूला होता है कि पहले एलिमेंट को ए बोला जाता है, A/1 माइनस R या फिर R-1। R-1 कब करते हैं, जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो, लेकिन R की वैल्यू 1/4 है जो कि 0.25 होता है, यानी कि R की वैल्यू 1 से छोटी है। तो ऐसे केस में S infinity for GP is equal to A/, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। तो यहां पर 1/C तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद दिमाग लगेगा जीपी का। तो पहला एलिमेंट क्या है भैया 1, ठीक, अपॉन क्या जाएगा 1 माइनस 1/, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आएगा भैया, एलसीएम तो 4 ही आएगा इसका, तो 4/3, 4/3, और बाहर क्या था, तो इसका मतलब आ जाएगा अगर हम C पैरेलल लिखेंगे तो ये 3C/, इसका आंसर, ठीक है बेटा। 1/, के फॉर्म में होता है ना, रेसिप्रोकल है, C पैरेलल इक्विवेलेंट वही तो हो गया। अगर ये फॉर्मूला देखना 1/, इनवर्स वाले में चलता है ना, तो लास्ट स्टेप में इसको पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो वही तो पलट तो दिया। ये 1/C वाला जो आंसर था ये 1/C पैरेलल का था, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3C/4 आएगा कि नहीं आएगा, तो बस वही आंसर है। इक्विवेलेंट वही जो तुम कह रहे इक्विवेलेंट वही तो है वो। ये मैंने अपनी नोट्स में C पैरेलल लिखा हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है यार, C इक्विवेलेंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है, टोटल कैपेसिटेंस जो तुम कहना चाहते हो वही लिखा, ठीक है बेटा। यहां किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलो ये क्वेश्चन करो। 3 आइडेंटिकल मतलब तीनों कैपेसिटी एक जैसे, उनकी वैल्यू भी सेम होगी, आर कनेक्टेड टुगेदर डिफरेंटली, उनको अलग अलग तरीके से हमने कनेक्ट किया फॉर सेम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच कॉम्बिनेशन।
अगर सेम वोल्टेज है तो मतलब क्लियर एक ही पंगा है, पैरेलल, पैरेलल में ही वोल्टेज सेम होता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, विच वन स्टोर मैक्सिमम एनर्जी, तो कह रहे हैं बताओ कौन सा वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है, जल्दी से बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है रे, 1/2 सी वी स्क्वायर, यही तो एनर्जी का फॉर्मूला है। अब सी की जगह आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, वोल्टेज सब में सेम होगा। फिर से सुनो, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए, तीन कैपेसिटर से आइडेंटिकल वर्ड देखा तो मतलब क्लियर होगा, तीनों की वैल्यू सेम है। पहला वाला सी होगा, दूसरा वाला भी सी होगा, तो तीसरा वाला भी सी होगा। फिर मैं आगे पढ़ता हूं तो क्योंकि इसमें सीरीज पहले कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसमें एक चीटिंग हो गई, कह दिया फॉर द सेम वोल्टेज, और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में। तो सी करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, सर्किट बनाऊंगा पैरेलल वाली। ठीक है, और मुझे आंसर पता है क्या करना है, C1 याद है, ऐसे ऐसे बता देता मैं कि बैटरी लगा के देख लिया करो। ठीक, तीनों की वैल्यू सेम, तो सी सीरीज में क्या होता था, पैरेलल में क्या होता था। ओहो, ये सही कह रहा था लड़का कृष्णकांत, कृष्णकांत सही कह रहा था। हाँ, कृष्णकांत सही कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं लिखने लगा तो मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पैरेलल लिख दिया है, जबकि है ये सीरीज यानी कि इक्विवेलेंट होगा। सॉरी वेरी गुड, सीरीज है, मैंने सब कुछ सही लिखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो पैरेलल चल रहा। ठीक है, ये हो गया आपका सी पैरेलल, क्योंकि होता C1 प्लस C2 प्लस 3C। ठीक है, अब उठा के वैल्यू कर दोगे तो U मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 3C into स्क्वायर बस मैंने गलत लिख दिया, माफ करना, बाकी सब सही है। ठीक है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, वो बस लिखा गलत था, बोला सही था। अब तो गलती होगी, माफी मांगना ही पड़ेगा। ये याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो तुमने सीख लिया कि मैक्स, अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर होती है कैपेसिटेंस के अंदर, तो आप कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है, सीरीज में नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, यार नोट करके लिखियो। और मैक्सिमम एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड। ठीक है भैया, ये आपके हो गए। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वाला तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। ये सर्किट आप देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर सो। ठीक है, सर्किट सॉल्व करनी है। इफेक्टिव मतलब बस वर्ड्स अलग अलग है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है। ठीक है, निकाल लोगे, जल्दी निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस। तो मैंने क्या सिखाया था, बार बार वही एक ट्रिक है, क्या करेंगे, अपने दिमाग में इमेजिनरी बैटरी लगाएंगे, दो ब्रांचेस है तो ये सीरीज में हो गए, और ये दोनों ब्रांचेस में जो भी आंसर आएगा पहले सीरीज सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा वो दोनों पैरेलल। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। आंसर बताओ यार, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। पहली सर्किट क्या होगी, सीरीज के लिए कर लेते हैं ना, तो जो सर्किट बन के आएगी मेरी, वो कोई एक सिंगल कैपेसिटर होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वर्बली निकाल सकते हो यार, 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा 6, और ऊपर कितना होगा बताओ 3 प्लस 6
अबे वहां पे गलत गलत है, दिस इज रॉन्ग। एलसीएम सही है। ये क्या आ जाएगा, इसका सिंपल है ना यार, कुछ नहीं आता, इसको 6 इंटू 3 कर लो और 3 प्लस 6 कर लो, ठीक है। ये 1/c है, सी हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रो फैरेड आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1/1, या फिर हम कह सकते हैं 1 माइक्रो फैरेड। वो गलत है क्या? हाँ अरे ये गलत है, एलसीएम गलत निकाला, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 माइक्रो फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड। और आपको अच्छे से पता है इसका जो सर्किट बनेगी वो क्या हो जाएगी, C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है बेटा 3 माइक्रो, ठीक है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े। देखो ये निकालो, ये अच्छे से निकालो, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है। आपको निकालना है x और y के बीच, ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इसको कोई रीड्रॉ अगर करना जानता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, जो रीड्रॉ कर लेगा उसके लिए बहुत आसान है। जनरली देखा जाए तो ये सारे टॉपिक जो है बाद में पढ़ाने लायक हैं, जब हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दें, ठीक है। मैं यहां भी सिखा सकता हूं, सिखाऊंगा भी, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ सर्किट करने के लिए 3 टेक्निक पढ़ाते हैं, ठीक। उस टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें एक होता है कि आप सिमेट्रिसिटी देखते हो सर्किट में। अगर सिमेट्रिक सर्किट होती है तो बीच में जो भी वाई एक्सिस पर कोई भी लाइन या फिर सिमेट्रिक वाली लाइन पर कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसको आप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि चीजें आसान होती है, जैसे इस केस में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको वापस से करवा देंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। देखो ये सर्किट कैसे बनती है, देखो ये एक्स बना लो, ये अपना आप कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है आपका, यहां से एक निकल के जा रहा है 6 माइक्रो फैरेड, देखो ध्यान से, ठीक। ये हो गया तेरा 6 माइक्रो, ठीक है। ये कहां जाके जा रहा है आपका, ध्यान देखना डी पर। फिर यहीं से एक निकल के जा रहा है बी के पास। अब जो ये कला सीख जाएगा उसके लिए सर्किटरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये बी और डी के बीच में एक है, मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया, ये भी ड्रॉ कर दिया, और ये भी, ठीक है। एक बी से वाई की तरफ जा रहा है, ये कोई दिक्कत, ठीक। अब बचा एक ही जो डी से डायरेक्टली, इन सब की वैल्यू सेम, ठीक है भैया। और रूल ऑफ सिमेट्रिसिटी के हिसाब से जो भी सिमेट्रिक लाइन पर, मतलब ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एक ही जैसी सर्किट आपको देखने को मिले, देखो जरा इस तरफ और इस तरफ सेम सर्किट है कि नहीं, ठीक है। और जो भी इस लाइन पे लाई करता है उस एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अगर ऐसा करना आपको आता है तो अब देखो नई सर्किट कैसे दिखेगी। तो यहां से जो नई सर्किट बनेगी वो कैसे दिखेगी, ये हो गया तुम्हारा एक्स, यहां से एक 6 माइक्रो फैरेड जो कहां जा रहा है डी, फिर यहां से एक 6 माइक्रो फैरेड जो कि कहां जा रहा है वाई, फिर यहां से एक जा रहा है 6 माइक्रो फैरेड कहां जा रहा है बी पर, और फिर यहां से 6 माइक्रो फैरेड कहां जा रहा है वाई। सही है। अब कितना आसान है, क्या सिखाया था, एक बैटरी लगाया करो, हमें सही सिखाया था, है कि नहीं। और बैटरी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां बढ़ रहा है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल, लेकिन ये दोनों खुद में सीरीज में, तो ये 1/6 प्लस 1/6 क्या बन जाएगा 1/3, यानी कि 3 माइक्रो फैरेड।
और ये भी 3 माइक्रोफैरेड, तो नई सर्किट आखिरी वाली कैसी दिखेगी बताओ। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया, और टोटल क्या आ जाएगा, C पैरेलल इज इक्वल टू 3 प्लस 6। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया रूल ऑफ सिमेट्रिसिटी। आराम से वापस से रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद तो और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन अब पूछी नहीं जाती इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अभी तो एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखा तुमने इस टाइप का? नहीं देखा ना, लेकिन एक नॉलेज के लिए पढ़ लेना, ठीक है? जब आ जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन सर्किट वाले आसान लगेगा, ठीक है? ये क्या नाम बेटा, नीलाक्षी, ये समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत, देख लो इसको वापस से, सर्किट कैसे बनाई मैंने। अगर आप ये नहीं बना पाओगे तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है? ये सर्किट से ही सारा सब कुछ हुआ है, और हमें ऐसा फिगर बनाना है जो कि सिमेट्रिक हो, किसी ना किसी एक पॉइंट पर सिमेट्रिक हो। जिस भी पॉइंट पर वो, जिस लाइन जो भी ब्रांच सिमेट्रिसिटी वाले पे आएगी उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ना कर पाते तो कभी ये आंसर नहीं आता, ठीक है? आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तब आप सीखेंगे बैलेंस कंडीशन क्या होती है, कैसे इस चीज को रिमूव हम कर पाए, ठीक है? जिस ब्रांच में करंट ही नहीं, उस ब्रांच की कोई वैल्यू है? तो जब ये ऐसा होता है तो एक्चुअल में इसका भी कॉज ऐसा रट्टाफिकेशन वाला सीन नहीं है, साइंस है इसके पीछे। इस ब्रांच में जब कुछ होगा ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसका कोई वैल्यू है क्या, तो सर्किट से इसको रिमूव किया जा सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं। कोई दिक्कत? सोच लो, रूल ऑफ सिमेट्रिसिटी लिख लेना, याद कर लेना कैसे ये, यार लिख देते हैं। वीडियो देख लेना, रूल याद कर लेना, अगली बार दिक्कत नहीं, ठीक है? आगे बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन तो ये आसान है, ये कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वाले होंगे वो छोड़ देंगे हम। ये तो कर लो, ये तो कर सकते हो। इसमें पता है कॉमन सेंस लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कॉमन सेंस, एकदम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको 10th क्लास की आती है, जिसको टर्मिनल्स पता है, जिसको पता है कि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होने से क्या होगा, तो जिसको कुछ भी नहीं आता, जो मैट्रिक जानता है कि कुछ मत करो, एक इमेजिनरी बैटरी लगा लो, उस बैटरी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात मैंने बताई सीरीज पैरेलल में, अगर बैटरी से डायरेक्ट एक्सेस मिल जा रहा है तो कोई मतलब है क्या, बीच में कोई हो तो कोई मतलब है नहीं, तो अपनी जो भी बात होगी वो डायरेक्ट होगी कि नहीं होगी? देखो ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट पैरेलल लगा हुआ है, देखो इसको शॉर्ट कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया है। कैसे? अरे यार ये देखो ना, वहां जाएंगे ही नहीं हम, है ना, हम तो आगे चले जाएंगे, हमें ये शॉर्ट कर दिया गया, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, सर्किट में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसको दिया गया, इसका कोई मतलब है, यहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम यहां जा सकते हैं तो हम वहां क्यों जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है दोनों, ये शॉर्ट सर्किट वाला केस है। तो ये सीखो कि देखो उस लड़के ने एक चीज और बोली एक्स्ट्रा, जो कि ऑलरेडी दिख रही है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, उसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से कि कैसे करंट नहीं फ्लो किया, कैसे चार्ज ही नहीं फ्लो किया। हमें चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से, यहां से जो वायर लेकर के आ रहा है पोटेंशियल निगेटिव, निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां कभी चार्ज फ्लो करेगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका तो कोई वैल्यू, इसका मतलब है अगर बैटरी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेरे बहुत काम आने वाला है। इस पूरी सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और रीड्रॉ करके ऐसे बना देंगे, ये सी हो गया, ये सी हो गया, आंसर क्या आ गया? समझ में आया? क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा सर्किट को कैसे रीड करते हैं, और सर्किट जब रीड करना सीख जाओगे तब मजा आएगा कुछ, ठीक है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो तुम्हें और मजा आएगा, फिर वापस जाकर अगर कि ये करोगे तो ये और आसान लगेगा, क्योंकि जब रजिस्टर, क्योंकि ऐसा होता नहीं, इस साल मैंने ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के पहले ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ा,
सल आ गया बीच में तो हमने कहा चलो पीपीटी बन गई है तो बस पढ़ा ही देते हैं। नहीं तो आप जब रेजिस्टेंस पढ़ के आओगे तो मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पढ़ के आओगे तो आप खुद ही कहोगे कि सर जो आर पैरेलल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, बताओ। आर पैरेलल फॉर्मूला सीरीज और आर सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। और जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सारी सर्किट खुद ही सॉल्व करोगे, वही सारे प्रोसेस सेम होंगे। हमें ट्रीटमेंट जो कैपेसिटर है उसको दिमाग में कैपेसिटर की वैल्यू पुट करनी है, बाकी है तो रेजिस्टर की तरह ही काम कर रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीजें आपको उल्टा देखी, इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला, कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वैल्यू आइडेंटिकल, मतलब ये तो टेंशन फ्री हो जाए, सबकी वैल्यू सेम है, ठीक है। कनेक्टेड एज फिगर है, क्यूब बना हुआ है आपको दिख रहा है, ठीक। आपसे कहा गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ P और T के बीच में। ये रहा P और ये रहा T, एक बार यहां एक बार क्या करूं, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन होंगे। फिर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया, P और U के बीच में, एक। फिर एक क्वेश्चन है आपका P और V के बीच में। तो अब इसको उल्टा सॉल्व करते हैं, रिडक्शन करते आते हैं, पूरी सर्किट को खोलना पड़ेगा आपको, एक एक नोड पकड़ के करना पड़ेगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसको करने से एक्चुअली क्या होता है कि आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सीरीज पैरेलल वाला जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है वो यही है। जैसे मैंने ये सर्किट बनाई थी, ये वाली सर्किट अगर मैंने बनाई थी तो कैसे बनाई थी, एक एक नोड पकड़ के बनाई थी कि नहीं बनाई थी। एक्स हमने यहाँ एक्स बनाया, फिर यहाँ पे वाई बनाया, सबसे पहले यही किया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बी और डी देख रहे हैं, बी और डी से क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो हमने पहले एक्स से जाके डी डायरेक्टली, तो हमने समझ लिया एक जगह तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने दो अलग अलग पॉइंट ले लिया। हम चाहते हैं यहाँ भी ले सकते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जब ये पकड़ना सीख जाओगे ना, जंक्शन कैसे आपको पकड़ने, जंक्शन क्या होता है, जहां एक से ज्यादा ब्रांचेस निकल गई, एक से ज्यादा ब्रांचेस, उसको जंक्शन कहते हैं, इसको नोड भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर भी ये सारे जंक्शन हैं, इनको पकड़ के आप इस पूरे जाल को खोलोगे। एक्चुअली ये सर्किट है होती क्या है, अगर आप घर की सर्किट देखोगे तो वो मैं कहूंगा पैरेलल कनेक्शन आपको वगैरह ये सब तो वायर पड़े हुए। अबे वायर पड़े हुए तो वायर तो हम चाहे एक के ऊपर एक ले जाए, इंसुलेशन तो है ना उसके बीच में। बात ये होती है जंक्शन कौन सा है, कहां हम जोड़ रहे हैं, वहां सही होता है कि वो सीरीज है या फिर पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको ये चीज करनी है, आपको सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा पहले। तो मैंने जो तरीका सिखाया वो हमेशा काम करेगा। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि चुपचाप एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो, उससे आपको सीरीज और पैरेलल का आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। एक ब्रांच जो पैरेलल चल के निकल रही है वो फर्दर पैरेलल में बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। फिर उसके बाद क्या कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें पोटेंशियल मैच कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जब आप धीमे धीमे सर्किट खोलना शुरू करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इसको होमवर्क ले सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको करके इसको दिखाऊं, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिगर अच्छे से बना लो और इसके सारे क्वेश्चन नोट करके होमवर्क की तरह ले जाओ। कुछ नहीं करना है, करंट को फ्लो करवाना है, ब्रांच ढूंढनी है। तो ये ब्रांच इधर हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब बात ये है कि अब जिसपे लोड ज्यादा, करंट का जो डिवीजन होगा वो फर्दर डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। और यहां से देखना ये इधर को, अरे ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, देखते ना, अगर सीखना होगा तो सीख जाओगे। अब एक काम करते हैं, नामकरण करते हैं, ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं और ये I3, ठीक है। I1 फर्दर जा रहा है यहाँ पर I2 और यहाँ I2 टूट करके बन रहा है ये आपका I4 और ये बन रहा है आपका I5 और यहाँ पर ले लेते हैं I6 और I7, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे, अब आप देखोगे कि I7 किससे मिलने वाला है, जो यहाँ QS ब्रांच में करंट फ्लो करेगा और ST में ये वापसी का करंट जा रहा है, मतलब कि अब वो T की तरफ भागेगा, तभी तो वापस घूम करके निगेटिव पे आएगा और सारे करंट आकर के मिलने वाले हैं। देखना यहाँ पर, तो यहाँ I4 और I6, यहाँ पर I4 प्लस I6 और यहाँ इस वाले ब्रांच में भी रिवर्सल करंट होगा और यहाँ I3 है, नंबरिंग कर ही रहे तो पूरा कर लेते, कहां तक कर लिया था, ये I7 I7 आती है ना, इसको मान लेते हैं अपन I8, इसको मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, I9 था I4, ये हो जाएगा I9 प्लस,
ठीक है, और यहां से I8 आ रहा है, यहां से I7 जा रहा है, ये हो जाएगा I8 प्लस, सब हो गए, सब हो गए कि नहीं हो गए। अब जब तुम्हें ये मिल गया तो तुम्हें मेन ब्रांचेस मिल गई जो आखिरी में होंगे, वहां से 3 तार निकलेंगे, ये टी हो गया और ये यहां से मेनली कितने वायर निकल रहे हैं, 3। देखो अगर करना सीखना है, ठीक है, और यहां वापसी में कितने वायर होंगे, उन ब्रांचेस कैपेसिटर लगा लेना। ठीक, अब बीच का जाल आपको बनाना है, यहाँ छोटे छोटे सर्किट बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, सर्किट रिडक्शन यूज कर सकते हैं। तो अब पी से ये पहला वायर निकला, उसके कितने हिस्से हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पहले एक कैपेसिटेंस, ठीक, फर्दर इसका एक कैपेसिटेंस का ब्रांच ये निकलेगा और ये निकलेगा। नामकरण कर देना सबका सबका। तो ये कौन सा है, जंक्शन Q है, ठीक है। तो ये किधर को जा रहा है, S पे जा रहा है, यहाँ पे क्या पहुंचेगा S, और ये क्या है R, ठीक है, गलत कर रहा हूं। आगे देखो R से कुछ जुड़ा हुआ है, R से क्या है, ये दूसरे वाले जो ब्रांच से, ये वाले ब्रांच से निकल के आ रहा है W, है ना, देखो ये W जा रहा है, W से कैपेसिटेंस आके सीधे R से जुड़ गया। तो यहां से एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, अब एक जंपर लगाना पड़ेगा, जंपर का मतलब ये कनेक्टेड, ठीक है। ये एक सर्किट हो गई तुम्हारी। अगर ध्यान से देखो तो ये वायर इस तरीके से बाहर से निकल के आ रहा है, ये 3D डायग्राम है, एक्चुअली ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करके भी बताएंगे। फिर R से एक और निकल के जा रहा है, कौन सा भाई, T की तरफ जा रहा है, और T कहां है, सीधे सीधे ये आपका जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्टली ये वाली आपकी ब्रांच यहाँ पर आकर के खत्म हो गई, खत्म। कहां से पहुंच गए, देखो यहां से गए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये भी बना दिया, और ये भी, ठीक। अब और बनाते हैं S को, S देखो S से क्या जुड़ा हुआ है, V वाली ब्रांच तो बना दो पहले, ठीक। और V से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है S, तो यहां से हमें एक वायर लेके चलना पड़ेगा। बीच पहले W वाला कंप्लीट कर लो। W से जाएगा एक U, और U डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, T से। तो W से और U किससे और किसी और जुड़ा हुआ है क्या, U V से जुड़ा हुआ, मतलब इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो ब्रांच W निकला, इससे निकलेगा एक और ब्रांच, ठीक है, जो कि U को जन्म देगा, और U से एक कैपेसिटर जाएगा जिसमें किससे जुड़ा हुआ है, ये V, ठीक है भैया। देखो W से निकला U तक गया, W ये हो गया, W से निकला U हो गया, ठीक। U किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया। अब ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये पूरा जाल कंप्लीट हो गया। अब V को जैसे किससे जोड़ना है, S से जोड़ना है। तो मैं चाहूं तो पहले से भी जोड़ सकता हूं, यहीं से डायरेक्टली लेके जाऊंगा, जंपर लगाऊंगा, यहाँ एक कैपेसिटर लगाऊंगा और इसको, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, ये भी जुड़ गया आपका, ठीक। अब क्या बचा हुआ है, अब सिर्फ ये ब्रांच बनी है, ST बची हुई है, और आपका UT, यही तो है। तो UT के लिए ये वाला हो गया, और ST के लिए ये जो यहां से निकाल रहे थे, सर्किट आपकी तैयार। अब इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, वो बात अलग है। अभी पहली बार जब आप बनाओगे तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के बने, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, जब हम इसके अंदर आपको डायगोनल ऑफ Q आपको आता है कि नहीं आता है, फेज डायगोनल पता है कि नहीं पता है, जब वो सीख जाएंगे तो हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा, हम सिमेट्रिसिटी से उसको सॉल्व करेंगे। ये सबसे बेसिक तरीका है सर्किट को समझने, ठीक। अब इसको क्या करना है फर्दर, हम सीरीज पैरेलल के लिए और वायर को अरेंजमेंट ठीक करना, सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका ये, सबसे ओल्ड स्कूल तरीका यही होता है। अब यहां से शुरू करें, ठीक है। तो ये आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मैंने आपको बस दिखाया कि सर्किट कैसे, एक तरीके की सर्किट को दूसरे तरीके से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम आपको और आसान करके, चलो ये बताओ, ये कर सकते हो। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर A and B shown in figure given circuit are joined in series with a battery, a dielectric slab of dielectric constant K is slipped between the plate of capacitor B with the battery remaining connected, then state whether the energy of capacitor will increase or decrease। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में किसको नहीं आया, कह रहे दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए थे, ठीक है भैया, A और B कैपेसिटर हो गए। हमने क्या किया, कैपेसिटर B के अंदर हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, जिससे कि क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बैटरी पहले जैसे कनेक्टेड थी वैसे ही कनेक्टेड है, इसका मतलब है वो सप्लाई कर रही थी, एनर्जी स्टोर हो रही थी। अब कह रहे हैं कि अब मुझे ये बताइए
कि एक के अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, क्योंकि सप्लाई एनर्जी तो फिक्स है ना, बैटरी के पास जितनी एनर्जी है वो तो फिक्स है, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। आपने बस डायरेक्ट्रिक करने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो कर सकते हो, करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। अगर हम बात करें कितने फॉर्मूले याद है आप, CV स्क्वायर और की फॉर्मूला याद है, जिसमें वोल्टेज ना हो, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है बट करंट नहीं बदलता, तो कहीं ना कहीं वो मेरे काम आएगा। चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर कोई बात करे तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 Q V। वी हमें नहीं चाहिए भैया, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, अब हम वोल्टेज क्यों निकालें, C पुट कर दो, Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस फॉर्मूले को यूज करने से कि हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी, ठीक है, बिकॉज सर चार्ज जितना इसको मिलेगा उतना ही चार्ज इसको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो यानी कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब B की एनर्जी डिक्रीज होगी तो A की एनर्जी, आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। तो आंसर इज एनर्जी ऑफ A इंक्रीज। समझ में आ रहा है, तो बस आपके पास बेसिक फॉर्मूले अगर रहेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सीरीज और पैरेलल का, हमने सिर्फ सीरीज पैरेलल कंसेप्ट यूज किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बस हम बार बार कहेंगे कि सोचा करो पहले, फॉर्मूले हमारे पास कई होते हैं लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला फिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते रहते बच्चे, तो हम कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंचते, ठीक है, बिकॉज फिर हमें वोल्टेज भी तो फाइंड करना पड़ेगा और सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, और हमारे पास ये फॉर्मूला रखा रह जाएगा और हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी UA इंक्रीज, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, ये निकालिए, तो निकाल सकते हो यार, तो इजी है, ये तो निकाला जा सकता है। Find the equivalent capacitance of the infinite ladder in figure between the point A and B। फिगर आई थिंक गलत है, फिगर गलत है, फिगर गलत है बेटा, ये फिगर अगले क्वेश्चन का, हाँ ये है कि फिगर आगे पीछे हो गया है, ये वाला फिगर है, क्वेश्चन वो वाला है, और ये दोनों इन लोगों को ठीक करें पहले, ये तो कर नहीं पाओगे। चलिए ठीक हो गया, ये करिए, इनफाइनाइट लैडर है, याद रखना है, तो करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, करते हैं अभी, देखते हैं कैसे होगा। ठंडा पानी हो तो हमको पिला दो कोई, ये बहुत गर्म हो गया, अमृत की तरह लग रहा है। लो भैया पानी अपना फेंक के दे, जिंदा बचोगे, बचा लिया तुम्हें ये चलो भाई करो। अच्छा इसको भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा इजी सोचना होगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं सोच सकते। अब यार इनफाइनाइट है, देखो सारी सर्किट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, लैडर की सर्किट क्या होती है, हमेशा रिपीट होती है, लैडर मतलब सीढ़ी होता है, पता है ना, देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी को भी एक फिक्स वैल्यू। अच्छा ये बताओ, अगर मैं करूं ये वाला छुपा करके इसको बोलूं मैं कोई एक्स वैल्यू मान लूं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक चीज बताओ, इनफाइनाइट है तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ऑलरेडी, अगर मैं एक टुकड़ा उसमें निकाल भी तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? तो अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेट टोटल वैल्यू ऑफ
सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट इज, क्या मान लिया हमने, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना है, कितना मान लिया, x मान लिया। तो अगर हम x के हिसाब से सोचें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हमने एक सर्किट नहीं बनानी, ठीक, एक सर्किट बनाते हैं, तो मैंने कहा बेटा अगर ये A है, ये हमारा B है, और यहाँ पर एक सर्किट रोक करके 1 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, और रिमेनिंग जो आंसर आया उसको हमने कह दिया उसकी वैल्यू कितनी है, गलत है क्या, अरे इन्फिनिट था ना, उसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने, x मान ली थी। तो ये सर्किट ठीक है कि नहीं, ठीक है, और हमको पता है कि इनके बीच का कैपेसिटेंस भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, थोड़ा सा अलग अलग वैल्यू होगी लेकिन इन्फिनिट है, तो अप्रोक्सीमेटली वो इतना छोटा सा अंतर होगा कि हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू बराबर है। ये हमने एज्यूम्ड वैल्यू है, और यहाँ पर भी हमने वही वैल्यू ली हुई है, ठीक है, और ये सर्किट हमने एक्स्ट्रा लिए ताकि सॉल्व कर सके इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब सोच के करो जरा इसको, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड और x ये सीरीज में हो गए, और सीरीज का मतलब क्या होता है भैया, 1/C1 + 1/C2, यानी कि C1 C2/C1 + C2। तो और ये दोनों जो भी इसका आंसर आएगा वो 1 माइक्रोफैराड पैरेलल में आएगा कि नहीं आएगा, और पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2। अच्छा, वेरी गुड। तो यहां से देखते हैं ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 × x/2 + x, होगा कि नहीं होगा, अरे भाई हमने सीरीज की बात करी, प्लस 1 प्लस पैरेलल वाला आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू एक तरफ कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से किया जाता है इसको, जाएगा 2x 2 + x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेना, जाएगा 2 + x, जाएगा 2x प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा आपका 2x + x², और इधर क्या जाएगा 3x + 2, ठीक है, क्या जाएगा 2x + x² = 3x + 2। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। तो x², अब देखो 3x + 2 किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x + 2x कितना हो जाएगा, -x, और माइनस, क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, सॉल्व कर सकते हैं ना इसको हम लोग, कर लीजिए। तो एक ही तो फॉर्मूला होता है, बताओ, -b + √b² - 4ac/, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, ठीक है, ax² + bx + c होता है ना, तो b क्या है, -1 होगा, तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है, और ये c -2 होगा, वैल्यू निकाल लो भाई। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, -4, a कितना है 1 और c कितना है -, ठीक है, कितना जगह अपॉन 2 × 1, 1 + 8 होता है 9, तो हो जाएगा 1 ± 3/2, तो 1 + 3 होता है 4/2, एक बार 2 आ गया और एक बार क्या आ जाएगा, एक बार माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, +2 या फिर -1। हम सबको पता है कि -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, कैपेसिटेंस नेवर नेगेटिव, तो आएगा आंसर कितना, 2। नीलाक्षी क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या, कुछ डाउट तो है, हाँ थोड़ा बहुत डाउट है, पूछो, फिर क्या करने आई हो, यहाँ पढ़ने ही तो आई हो, पूछो, शर्माने क्या हो सकता है। देखो 1 - 4 × 1 × माइनस क्या होता है, प्लस 1 + 8 कितना होगा, 1 ± 3/2, तो एक बार जाएगा 1 + 3/2 और एक बार जाएगा 1 - 3/, यह आ जाएगा प्लस का 2, वही आ जाएगा -1, नॉट पॉसिबल। तो क्या आ गई x की वैल्यू, यही तो है c इक्विवेलेंट, कितनी आ गई है
2 फैराड माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड ये आपका। अब फिर से वापस चलते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन ये कैसे आते। मेरी बात समझो, अगर हम कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो सर्किट की वैल्यू आएगी। अब इनफाइनाइट टाइम्स अगर कोई सर्किट हम सॉल्व कर रहे हैं यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। अगर इसमें इनफाइनाइट टाइम सेम सर्किट हमें सॉल्व करना है और ऐड करते जाना है, ठीक है, तो अगर मैं एक सर्किट कम भी कर लूं तो जो वैल्यू आने वाली थी उससे बहुत ही माइनर सा चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने बोला इसके बाद जो पूरी वैल्यू आने वाली कितनी है, वो x मानी है, कितनी वाली, x के बराबर, ठीक है। तो सर्किट हटा दिया हमने, x लगा दिया, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू x के बराबर, ठीक है। और हमने पहला वाला जो आपका ब्रांच था वो रोक दिया, ठीक। उसके बाद हमें पता है कि जो वैल्यू हमने x मानी है वही तो वैल्यू ab के बीच में भी आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो इनफिनिट टाइम्स कर रहे थे, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इतना ऐड करने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हमने क्या करा, सिंपल सॉल्व किया। उसके बाद हमने यहाँ एक बैटरी इमेजिन किया और देखा तो ये सीरीज में आ गया, ये पैरेलल में। जो टोटल वैल्यू हम लेंगे उसको भी हमने x की वैल्यू के बराबर ही रखा, तो इधर भी क्या कर दिया, सेम वैल्यू रखा, तो 2x अपॉन 2 + x + 1 आ गया, ठीक। अब 1 ना होता कुछ और होता तो 1 होती है कुछ और होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा ऐसा ही मिलेगा, इनफिनिट में हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही आंसर आता है, ठीक। अब हम इसको आसान सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है कि इसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, जो कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वजह से LHS = RHS हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b। अगर ये तुमको अच्छा, तुम्हें यहां तो दिक्कत नहीं है, ये आता है, अब यहां से वहां तक पहुंच जाओगी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आप बस क्या करेंगे, -b क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c क्या है, कोएफिशिएंट, तो अब इसका कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां क्या होगा, 1। यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा। अब ये माइनस है तो इसका मतलब -1 रहा होगा, तभी तो यहाँ प्लस हट के माइनस आ गया, तो ये -1 हो गया। c प्लस में होना चाहिए था, लेकिन अब ये 2 रहा होकर के -2 रहा होगा c की वैल्यू, इसलिए -2 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दी हमने और हमें x की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, एक हो गया +2, एक हो गया -। और हमें अच्छे से पता है कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है +2 इज द, जो यूनिट थी वही यूनिट हमने, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। एक क्लास और लेंगे इस पे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और हैं, चलो करा देंगे, फिर करा देंगे, अभी तो प्रीवियस ईयर भी कराएंगे ना। लेकिन बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बोर्ड से तो क्वेश्चन कब का हो जाना चाहिए, जो कंटेंट आपको पढ़ाए गए बोर्ड से क्वेश्चन सारे हो गया तुमका। चलो भैया देखो, एक क्वेश्चन ये भी कर लो, एक क्वेश्चन कर लो और एक क्वेश्चन ये कर लो। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आसान है, कर लोगे। ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ, इसको होमवर्क दे देते, वो वाला करा देते, 10 मिनट ही बचा होगा। ये होमवर्क है आपका, देख लो इसको, वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे, ठीक है। अभी एक क्लास है तो क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी एक क्लास कराएंगे। इक्वल कैपेसिटर है तो सबकी वैल्यू ऑफ सी मान लेना, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम सी मान लेना और उसी के फॉर्म में आंसर आएगा। और सी करके करना, अपनी वैल्यू पुट कर देना। 4 माइक्रोफैरड दिया हुआ है ना, 4 माइक्रोफैरड दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चले भाई, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जानबूझ करके अरेंजमेंट आपकी अलग दी गई है। आपको यहाँ पर दोनों जो आपकी प्लेट्स है उनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो जिसको कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट क्लियर होगा वही ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। कनेक्ट करने से क्या होगा, उनका पोटेंशियल मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर 6 प्लेट ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन, जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, d और 2d, या फिर d दूरी पर रखी या फिर 2d दूरी पर रखी हुई है। They are arranged as shown in figure. Find the equivalent capacitance between 2 and 5. तो कह रहे हैं 2 और 5 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। दो प्लेट मिलकर के कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करती है, याद रखना हमेशा।
तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कर रही है, इधर भी कर रही है और ये भी कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए। चलो करो। फिर से क्या करोगे, ऐसे बना लो, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब शुरू करो बनाना, देखो शायद तुम कर लो। क्या 3 और 6 और 4 और 1 कॉमन पोटेंशियल पे है या नहीं है? एक पोटेंशियल इन दोनों का होगा, एक पोटेंशियल इन दोनों का होगा। दोनों सेम नहीं होगा लेकिन दोनों का पोटेंशियल एक ही होगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एक ही जगह पर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं 1, और यहां ले सकता हूं 3, 6। एक 2 और 1 के बीच में कैपेसिटेंस है, 2 और 1 के बीच में कैपेसिटेंस है या नहीं है? और 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस है या नहीं है? तो ये आपका 2 कैपेसिटेंस हो गया। ठीक, क्या 4 और आपका 2 के बीच में कैपेसिटेंस है या नहीं है? 4 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस है या नहीं है? 4 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस है, तो ये लो भाई कैपेसिटेंस लो। ठीक, क्या हमारा 6 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस है कि नहीं है? 6 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस है, लो भैया। लेकिन क्या बात खत्म हो गई? नहीं, 4 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस है या नहीं है? ठीक है भैया। हाँ बेटा, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमारा काम है सर्किट दिखाना तुम्हें। जो हमने सिखाया होगा वो सही सिखाया होगा, गलत तो सिखाएंगे नहीं। क्या अभी सॉल्व कर रहे हो 1 घंटे तुम? इसने बोला तो एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, इसने बोला तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो किया क्यों नहीं? अरे यार, इसका निकालना आसान है। क्या है भैया, एक ही तो फॉर्मूला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना? यही तो होगा। और यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, लेकिन उसको तो उड़ा सकते हैं। कैसे? अभी तो सिखाया था सिमेट्रिसिटी वाला रूल, है ना? ये सारे कैपेसिटेंस सेम टू सेम है, ठीक है? इनकी वैल्यू आप C मान लेते हैं। ठीक, तो जब सीरीज में होगा तो 1/C प्लस 1/C दैट इज 2/C, उल्टा करेंगे C/2, और ये भी C/2, C/2 प्लस C/2 कितना होता है? 2C/2, 2 कट गया, बचा C। आंसर क्या आ गया? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और जब मैंने पीछे वाले में किया था 2C लिखा था, उसमें वैल्यूज दी हुई थी ना, तो उसमें 2C करके लिखा था, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। थोड़ा आता है, रिवीजन चाहिए, रिवीजन करोगे तो चीजें और अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, बिना रिवीजन के नहीं आएंगी। ठीक, तो छोड़ दें तुम लोग को, अभी 4 मिनट है भैया, एक क्वेश्चन हो कर लो। क्या करो घर जाके यार, घर में वैसे नहीं पढ़ाई होती। एक क्वेश्चन हो कर लो, चलो। ये वाले होमवर्क है तुम्हारे, ये करके जो आएगा उसके लिए तो लेकिन गूगल कर लेंगे, जरूर गूगल कर लोगे तो बेकार है, तो मतलब नहीं। यहाँ जो करके दिखाएगा उसकी बात नहीं जाएगी। दिख तो रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है? अब जो इसको सॉल्व करेगा वही वैल्यू तक पहुंचेगा, जो वैल्यू तक पहुंचेगा भैया तो निकाल के लाए। इतना कठिन भी नहीं है, ये वाले ज्यादा आसान है, क्यूब वाले में थोड़ा दिमाग लगता है। ये किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन ये सब अब इतना आता नहीं है तो इतना परेशान नहीं होते। एनटीए जब से जिंदा हो गया है तब से तो, लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट टाइट हो रहा है
तो हो सकता है कि क्या पता अगली साल जो है कुछ ढंग का काम हो जाए, तो इसलिए तैयारी अच्छी करना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चले भाई, ये होमवर्क आप करिए, हम आपको ये करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, अभी भी 2 मिनट बचा है। का नसीब ही करा, कोई क्या करे। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। हमें कह रहे हैं पोटेंशियल निकालो पॉइंट O का, अगर यहाँ इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 VA VB एंड VC। कैसे करेंगे? फिर से कॉमन पोटेंशियल, वो तो कॉमन हो गया ना, जंक्शन हो गया, तो देखो कैसे निकलेगा। जो पढ़ाया है उसी से सॉल्व होगा, एक भी लाइन इधर उधर नहीं जाएगी आपकी, जितना पढ़ाया है उसी से हो जाएगा। जो कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट जानता है वो फटाफट आंसर निकाल देगा। याद है ऐसे करते थे, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4, ऐसे कितने भी होंगे, अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, खत्म। ये आपके पास आंसर आ गया, ये लोग आंसर हमने लिख दिया, ठीक है। अब V1 V2 V3 को हटा दो VA VC से, और बाकी सब सेम है, आंसर लिख दिया आपका, यही आंसर, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। तो यहां पर इसको A बना दो, इसको B बना दो, और इसको लो भाई, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, इसको डिराइव भी कर सकते हैं वैसे आप लोग, तो जैसे वहां किया था वैसे ही कर लेना, ठीक। करोगे तो है नहीं, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अरे आज हमने रहम कर दिया।